तो संविधान की एक कॉपी हाथ में लेकर चलने वाले राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर अभी फिलहाल चुप नजर आ रहे हैं। अपने नेता की जुबानी पर उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। ऐसे में भारत में शरिया कानून के बारे में भी जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका जिक्र यहाँ पर कांग्रेस नेता करते नजर आ रहे हैं। 1937 में शरिया की शुरुआत हुई। 37 में हम बात कर रहे हैं। आजादी से 10 साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। इसका नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट था। इसे शरीयत एक्ट 1937 भी कहा जाता था। मुसलमानों के लिए इस्लामिक कानून लागू कराना इसका मुख्य तौर पर उद्देश्य था। मुस्लिमों में कई फैसले इसी के तहत होते थे, इसी शरिया के तहत होते थे। शादी तलाक पर इसी के तहत फैसले लिए जाते थे, इसी के तहत तमाम जो फैसले हैं वो होते थे। और यही एक बड़ी वजह है कि शरीयत की दुहाई देते हुए, शरिया की दुहाई देते हुए यहां पर कांग्रेस के नेता आरिफ मसूद नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते राजस्व मामलों के निपटारे और कानून व्यवस्था को लेकर बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने कहा कि संभल हिंसा के जितने भी आरोपी हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। योगी का वचन ही शासन। सख्त निर्देश, बड़ा संदेश। सबका साथ सबका विकास की राह पर चलने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वचन ही शासन है और उनकी सरकार इस नीति पर लगातार काम कर रही है। संभल में भड़की हिंसा के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। सरकार की सख्ती का ही असर है कि हिंसा के बाद संभल में अब सब शांति शांति है। संभल हिंसा पर किसी को भी सियासत करने की आजादी नहीं है और संभल को हिंसा की आग में झोंकने वाले अब सलाखों के पीछे हैं। बुधवार को कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि संभल का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। अधिकारियों को सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है उसे ठीक कराने का खर्च भी उपद्रवियों से वसूला जाए। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगे, जनता का सहयोग ले, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं, एक भी उपद्रवी न बचे। सीएम योगी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़, संभल या कोई अन्य जिला, अराजकता की छूट नहीं दी जा सकती। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस में आने वाले मामलों के शिकायतकर्ताओं से मिले फीडबैक की जानकारी ली। साथ ही आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर मिले लोगों के फीडबैक पर रिपोर्ट जारी करते हुए सीएम ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों, मंडलायुक्तों, डीएम, तहसीलों, रेंज थानों से जवाब लिए जाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने जिलों में राजस्व मामले के निपटारे और कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की। सीएम ने कहा कि जनसुनवाई और राजस्व मामले में लापरवाही, लेट लतीफी स्वीकार नहीं होगी। सबकी जवाबदेही तय होगी। मिशन मोड में राजस्व मामलों का निपटारा करें। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी गरीब के साथ अन्याय न हो। जनता से जुड़े विभागों के अधिकारी तय समय पर जनता से जरूर मिले। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो। सीएम योगी का संदेश साफ है, अफसरों को जनता के हित में काम करना होगा और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। रायबरेली में ट्रक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के नीचे गिरा। हादसे के दौरान ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर और क्लीनर को निकाला गया। मैनपुरी में बाइक सवार युवकों की सड़क हादसे में मौत। दोनों बाइक सवार दवाई लेकर लौट रहे थे। मिर्जापुर में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर सुसाइड कर लिया। ट्रेन की पटरी पर लेटकर जान दे दी। मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध बाइक और हथियार बरामद किया। आगे बढ़ते महोबा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत।
रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने रुपए से भरा हुआ बैग बरामद किया। लग्जरी कार से पैसों से भरे हुए बैग के लिए 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। मैनपुर में दबंगों ने एक युवक को लात घूंसों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपियों की तलाश में जुटी। अब मुजफ्फरनगर में कैमरे में चुराने वाला चोर तस्वीरों में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर चोरी का ये वीडियो चलकर वायरल। खत्म हो चुका है। खुद एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी कहा कि अब किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौन कौन बड़े नेता शामिल होते हुए नजर आएंगे, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। महाराष्ट्र में सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला हो गया। देवेंद्र फडणवीस का नाम बुधवार को फाइनल हो गया। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला। और बुधवार को महायुति के तीनों नेताओं ने मिलकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। आज देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बीच एकनाथ शिंदे ने भावी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता बनने और महाराष्ट्र का नया सीएम चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने इस दौरान एक तस्वीर भी शेयर की। देवेंद्र फडणवीस को बहुत सालों का मुख्यमंत्री पद का अनुभव भी रहा है। 5 साल का डिप्टी सीएम का 2.5 साल का अनुभव है और वो अत्यंत एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। देवेंद्र फडणवीस जी का नाम जो तय हुआ है, ये मैं उनका स्वागत करता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी अपने अनुभव के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने सोच के साथ महाराष्ट्र को देश का सबसे अव्वल राज्य बनाने में सफल होंगे। अब जहां महायुति में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं, वहीं विरोधी अब भी अपनी अलग अलग कोशिशों में लगे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों को भी धोखा देने का काम करती है। जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और जब बहुमत के साथ उनका पूरा मोर्चा आ गया, तब भारतीय जनता पार्टी अब खुद सरकार बना करके सहयोगी पार्टियों को धोखा देने का काम कर रही है। फडणवीस के सामने चुनौतियां भी कई होंगी। जनता से किए वादों को पूरा करना, महायुति दलों के साथ मिलकर सरकार चलाना। लेकिन फडणवीस पार्टी के साथ सहयोगियों को भी लेकर चलना जानते हैं। एकनाथ शिंदे का साथ आना इसका सबूत है। महाराष्ट्र का रण जीत कर फडणवीस ने पार्टी को तो खुश किया ही, साथ ही अपनी सीएम की कुर्सी वापस पाने में भी कामयाब रहे। लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। साल 2019 में फडणवीस ने बात कही थी। आज जब फडणवीस सीएम बनने के लिए चुन लिए गए, तब 5 साल पुरानी उनकी बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में पूरे रुतबे और दबदबे के साथ लौट कर आए। बीजेपी आलाकमान के साथ ही सहयोगी पार्टियों ने भी फडणवीस पर पूरा भरोसा जताया। आज शाम मुंबई के आजाद मैदान में शपथ समारोह होगा। पीएम मोदी समारोह में शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आजाद मैदान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 5 तारीख शाम 5 बजे मुंबई का आजाद मैदान गवाह बनेगा उस ऐतिहासिक पल का, जब देवेंद्र फडणवीस अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करेंगे और शपथ लेंगे। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे आजाद मैदान में होना है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, आइए वो भी जान लीजिए। सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पद ग्रहण समारोह के दौरान 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। 10